नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपने इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में महिलाओं से संबंधित टॉपिक चल रहा था और उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है और हम इसीलिए डिजिटल बोर्ड का इंतजार भी कर रहे थे। बड़ा इसलिए है कि इसमें बहुत सारी घटनाएं कवर होती है और कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो कभी पढ़ने में नहीं आए लेकिन उन्हें भी पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इसमें देखो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेक्टिव चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से और कंसेप्ट के साथ में समझाता हुआ आगे बढ़ूं। अब जैसा कि आपको पता है, कल लाइव में अपने चर्चा की थी कि वैकेंसी जो है डिक्लेयर मतलब होने वाली है, पदों का वर्गीकरण लमसम पता चल चुका है और अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी अभी तक नियमित थे वो आगे और भी अच्छी पोजीशन में रहेंगे। अपने आप पे विश्वास रखना और इस नियमितता को जारी रखना। बस ये समझ लीजिए कि ये साल आपको इसी तरीके से नियमित रहना है तो आपकी मंजिल आपको निश्चित ही मिलेगी। अब इसमें कई लोगों की नियमितता टूटेगी और जिनकी टूटेगी वे थोड़े सी इससे दूर होते चले जाएंगे। तो नियमितता जिसने भी अभी तक रखी है, कंटिन्यूटी बहुत काम आती है प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो आप अब इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। अब आप बहुत अपना दायरा बढ़ा पाओगे तो बढ़िया है। चलिए, अच्छा है, दायरा बढ़ेगा तो अच्छी बात है। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं धीरबाई। धीरबाई जो है, अब देखो, मेवाड़ी रानी थी, ठीक है ना। वैसे एक बात ध्यान रखना कि रानियों का प्रभाव राजाओं पर बहुत रहा है, ठीक है ना। चाहे मेवाड़ हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे शेखावाटी हो, कहीं भी रानियों का प्रभाव रहा है। रानियों का प्रभाव रहने से उत्तराधिकारी कौन होगा कौन नहीं, इस पे भी बहुत प्रभाव पड़ा है। पासवानों का प्रभाव बहुत रहा है, प्रेमिकाएं जो थी उनका प्रभाव भी बहुत रहा है। तो अब देखो धीरबाई का क्या प्रभाव रहा है उसमें अपन देखते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि ये उदय सिंह की भटियानी रानी थी, भाटी वंश की रानी थी, ठीक है ना। भाटी वंश की रानी थी इसलिए भटियानी रानी कहा जाता है। उदय सिंह की रानी थी। उदय सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के पिता थे, ठीक है ना। अब देखो, उदय सिंह की रानी थी और उदय सिंह इनसे बहुत प्रभावित रहते थे। उदय सिंह इनसे बहुत प्रेम करते थे, है ना। तो आपने अपने अभी तक महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, लेकिन भटियानी रानी के बारे में उस समय नहीं पढ़ा था अपन ने, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो उदय सिंह के ऊपर भटियानी रानी का प्रभाव होने से उन्होंने प्रताप की जगह जगमल को अपना उत्तराधिकारी चुना था। तभी आपको याद हो, अपन ने महाराणा प्रताप पढ़ा, तब अपन ने पढ़ा था कि गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ और सामंतों द्वारा किया गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है उत्तराधिकारी जगमाल को चुनवा दिया था किसने? भटियानी रानी धीरबाई ने। तो एक सीरियल भी बना था महाराणा प्रताप का, उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से इसका उल्लेख भी किया गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्या धीरबाई उदय सिंह की रानी थी और इनके कारण जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हो गया था, ठीक है ना। ये चीज यहां से आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन पढ़ते हैं बालाबाई। बालाबाई का संबंध आमेर से है और आमेर के पृथ्वीराज कछवा से इनका विवाह हुआ था। ये पृथ्वीराज कछवा वही है जिसने पाती पेरवन के तहत राणा सांगा के अधीन युद्ध किया था और ये अपन खानवा के युद्ध में पढ़ते हुए आए हैं। जो विद्यार्थी डायरेक्ट क्लास देख रहे हैं वो 1 नंबर से शुरू करें, क्योंकि अब बहुत सारे विद्यार्थी जगेंगे अब क्लासेस के लिए। तो डायरेक्ट नई प्लेलिस्ट में जाएं और 1 नंबर से शुरू करें, तभी आप इसका बराबर फायदा उठा पाओगे। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से क्लासेस डाली हुई है, एक नंबर वाइज डाली हुई है, ठीक है। थंबनेल में भी नंबर लिखा हुआ है, टाइटल में भी लिखा हुआ है। तो वहां से शुरू करें, वहां पे ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं इनको वहां से लिंक करता हूं, ठीक है ना। तो ये पृथ्वीराज कछवा वही है। पृथ्वीराज कछवा ने खानवा के युद्ध में भाग लिया और बता दिया मैंने आपको, पाती पेरवन के तहत भाग लिया। अब देखो, बालाबाई ने अपने पुत्र, मैंने बताया था रानियों का प्रभाव बहुत रहता है, तो बालाबाई ने अपने पुत्र पूर्णमल को उत्तराधिकारी घोषित करवाया। रानियों के प्रभाव से राजा उत्तराधिकारी घोषित करते थे, खुश करने के लिए बताते थे, तो इन्होंने भी पूर्णमल को उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। आपको क्या याद रखना है इसमें? बालाबाई का संबंध कहां से? आमेर से है। पृथ्वीराज कछवा की रानी थी और पूर्णमल को उत्तराधिकारी बनवाया। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन नौजूबाई। नौजूबाई कौन है? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम की धायमा थी। अब धायमा, जब महिलाएं पढ़ रहे तो धायमा भी अपन ने बहुत पढ़ी है, रूपा धाय पढ़ी, गौरा धाय पढ़ी, पन्ना धाय पढ़ी। अब आपको पढ़नी नौजूबाई।
नौजूबाई कौन है? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम की दायमा है। और जगत सिंह ने इसके लिए, देखो जगत सिंह ने इसके लिए नौजूबाई का मंदिर बनवाया, जो धाय मंदिर नाम से, दायमा मंदिर नाम से या धाय मंदिर नाम से जाना गया। जो जगत मंदिर है उसी के पास में यह मंदिर बनवाया है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे धाय मंदिर के नाम से जाना गया। ठीक है, यहां पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें काले पत्थर की जगन्नाथ मूर्ति स्थापित की हुई है। बस ज्यादा कोई लोड नहीं लेना। नौजूबाई, देखो नौजूबाई, जगत सिंह, धाय मंदिर, 3 शब्द याद कर लेना। नौजूबाई, जगत सिंह, धाय मंदिर, और मेवाड़ से है। जगत सिंह प्रथम की दाई मां है, नौजूबाई का मंदिर बनवाया है जिसे दाई मंदिर के नाम से जाना गया है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब जैसे आप लोग कहते हैं ना सर स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया करें, तो देखो मैं वॉक करता रहता हूं, जब यहां आया हूं तो वहां का वो खाली पड़ा है तो उसको आप लिख सकते हैं। जब मैं यहां आया हूं तो यहाँ का खाली पड़ा है, दो भाग में तो मैंने बांट रखी है। अब क्या होता है कि स्लाइड्स कंटिन्यू होती है ना, तो बहुत मुश्किल, देखो दिमाग तो यहां रहता है कि ये पढ़ाना है, अब ये भी दिमाग में रखा जाए कि हाँ अभी स्क्रीनशॉट के लिए समय देना है, तो पहले वो बात अलग थी क्योंकि पूरा लिखना ही नया पड़ता था तो हटना ही पड़ता था। अब स्लाइड्स में आपके लिए पहले से बनाकर तैयार कर देता हूं, तो उसमें क्या होता है, इसीलिए तो पीडीएफ शेयर करता हूं। अब जब आपको देखो पढ़ना है, बेहतरीन चीज मिल रही है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सीखे। हर जगह जो व्यक्ति एडजस्टमेंट यानी समायोजन सीख जाता है ना, वो कहीं भी अटकता नहीं है। ये भी एक गुण है, तो इसे विकसित करो। मतलब हर चीज गुरुजी माते कौन ढोली दे रहे, थोड़ी घनी एडजस्ट है कर लिया करो। है गुरुजी ने किया, मैं लिख दा, पाउस करें लिख दा, बस इतना ही तो काम है। अब ये भी मैं बताऊंगा तो फिर छोटे बच्चों में और आप परिपक्वों में क्या अंतर रह जाएगा, बताइए मुझे। तो ये चीजें आपको करनी है, ठीक है ना। ऐसे ही बचकाने कमेंट मत किया करें, मैं पढ़ता सारे कमेंट हूं, ठीक है ना। और भी मुझे लगता है कि बच्चों जैसी बातें करते हैं, है ना, ऐसे ना करें। देखो अब पढ़ते हैं अपन लीला देवी। लीला देवी के बारे में हालांकि अपन ने जब जालोर के चौहान पढ़े थे तब अपन पढ़ चुके थे, ठीक है, फिर भी बता देते हैं कि जालोर के समर सिंह की पुत्री थी जिसका विवाह गुजरात के भीम सिंह से किया गया था। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में इसकी बाकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखो भीम सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था, बस इतना सा ध्यान रखना है। और ये विवाह ज्यादातर जो होते थे आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए विवाह करवाए जाते थे राजकुमारियों के, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब पढ़ते हैं रानी रंग देवी। ये भी अपने रणथंभौर के चौहान पढ़े तब इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। रानी रंग देवी जल जौहर के लिए जानी गई। सबसे पहली बात, हमीरदेव चौहान की पत्नी। सबसे पहली बात यह है कि हमीरदेव चौहान की पत्नी रानी थी, जल जौहर के लिए जानी गई। राजस्थान का एकमात्र और पहला जल जौहर पद्मला तालाब में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है ना। और इनके साथ में और भी रानियों ने जौहर किया। तो रंग देवी रणथंभौर के हमीर की रानी। रंग देवी आ जाए, ध्यान रखना है, रणथंभौर जाना। और रणथंभौर कहां है? सवाई माधोपुर, ठीक है। 1301 में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जल जौहर किया। ये राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जौहर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जौहर अपनी बेटी के साथ में इन्होंने पद्मला तालाब में, पद्मला नाम ही बेटी का नाम ही पद्मला था, उसके नाम से ही तालाब बना हुआ था, तो उसी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। तो पद्मला तालाब में जल जौहर किया, बहुत सारी रानियों के साथ में इन्होंने जल जौहर किया। देखो क्वालिटी वगैरह अब मेंटेन हो चुकी है, अब इसमें अपन छेड़छाड़ न करेंगे, आवाज भी आपको प्रॉपर आ रही है और क्वालिटी भी। तो अब इसी में अपन क्लासेस चलने देंगे। लगभग मुझे जहां तक लग रहा है बेहतरीन क्वालिटी आपको अब देखने को मिल रही होगी, है ना। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं मूसी रानी। ज्यादातर मूसी रानी में सवाल यह आता है कि मूसी रानी की छतरी कहाँ है, ठीक है। तो उसमें लड़के जो है 80 और 84 दो जगह कंफ्यूज होते हैं। चलिए बता देता हूं आपको। तो मूसी रानी जो है वो अलवर के बख्तावर सिंह की पासवान थी, ठीक है ना। ये भी पासवान बड़े रन दासियां क्या होती है ये मैंने कल की क्लास में बता दिया था। तो ये बख्तावर सिंह की पासवान थी। इससे जो उत्पन्न पुत्र था, अब इससे उत्पन्न पुत्र का नाम बलवंत सिंह था, ठीक है ना। ये बलवंत सिंह इस मूसी रानी से उत्पन्न पुत्र था। और बख्तावर सिंह का एक दत्तक पुत्र था जो था विनय सिंह। ये विनय सिंह क्या था? दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र तो समझते हो ना, जिसे गोद लिया गया हो, गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र था विनय सिंह। और बलवंत सिंह
मुसी रानी का पुत्र था। ठीक है, तो बलवंत सिंह के साथ बराबर का राज्य इसे भी दिया गया। ठीक है, एक तो ये तो दत्तक पुत्र था, उत्तराधिकारी था ही, लेकिन ये दासी पुत्र था। पासवान क्या होती है? दासी होती है। तो इनके साथ भी इसको बराबर राज्य दिया गया था। ठीक है, अब देखो अलवर में इसकी 80 खंभों की छतरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर। ठीक है, और 84 खंभों वाली जो है वो बूंदी के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे 80 खंभों वाली छतरी है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, इस छतरी का निर्माण विनय सिंह ने करवाया। और विनय सिंह कौन था? आपको पता है, बख्तावर सिंह का दत्तक पुत्र था। ये अलवर से संबंधित शासक है। ठीक है, यह छतरी जो है बालादुर्ग के पास है, और बालादुर्ग भी अलवर के अंदर है, और इसे बावनगढ़ का लाडला नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को, किसको? बालादुर्ग है ना, इसको, हालांकि मैं दुर्ग में पढ़ाऊंगा, दुर्ग में पढ़ाऊंगा इसको। बावनगढ़ का लाडला बालादुर्ग को जाना जाता है, अलवर का है। बाला किला कहाँ है ये पूछते सीधा सीधा, बाला किला अलवर के अंदर है, और इसी के पास में आपके 80 खंभों की छतरी बनी हुई है। छतरी क्या होती है पता है ना? जो नए विद्यार्थी है, साइंस वाले, अगर नहीं जानते हो, ऐसे नहीं, वो बरसात वाली छतरी कौन है? ठीक है, छतरी यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में स्मारक बनाया जाता है, एक समाधि के रूप में होता है, जिसके अंदर जो पिलर होते हैं वो खंबे। ठीक है, और उनकी संख्या के आधार पर, अब ये पिलर के हमारे देखो खुरापाती दिमाग था, जब पढ़ते थे ना हम यूं कहते थे 32 खंबे, किसी के 8 खंबे, किसी के 4 खंबे, किसी के 80 खंबे। ये सब खंबे की संख्या क्या कैसे निर्धारित करते थे? बहुत सारे, मतलब किताबें तो क्या, ग्रंथ टटोले पूरे, और ग्रंथ टटोलने के बाद में कई जगह तो ये मिला कि 32 वर्ष का जैसे किसी ने शासन किया है, अच्छा, तो उसकी याद में 32 खंबे की बन गई। अब 80 वर्ष 80 वर्ष तो ये कोई शासन तो किया है नहीं, लेकिन उनके अलग अलग कोई ना कोई ऐसे होती थी चीजें, इनसे रिलेटेड होती थी, जिसको ध्यान में रखकर ये ऐसी बना देते थे। लेकिन खंभों की संख्या का कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं था कि इस हिसाब से ही ये इतने खंभे होने चाहिए। तो हमने इसमें खूब समय गवाया, लेकिन आप मत जवाना, क्योंकि ये समय आपके पास में अब बहुत लिमिटेड है, और आपके लिए लक्ष्य जो है बहुत, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा है, और इसके लिए आपको समय बिल्कुल मैनेज करके चलना होगा। तो ये चीजें हैं, कई जगह तो जैसे शासन से संबंधित आ जाता है, तो वो बता दिया मैंने आपको, लेकिन कोई इसका पैमाना, फिक्स पैमाना कुछ भी नहीं है कि ये चीज इसलिए होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब आपको चित्र दिख रहा है एक स्लाइड पर, और ये बहुत सुंदर चित्र है। ठीक है ना, ये है आपके बनी ठनी। ठीक है, अब बनी ठनी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, बनी ठनी जो है किशनगढ़ के सुरसरी गांव की एक गुजरी थी। गुजरी यानी गुर्जर से संबंधित थी, तो किशनगढ़ गांव की गुजरी थी। किशनगढ़ के नरेश सावंत सिंह, देखो चित्रकला के अंदर भी अपन इसको वापस पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे महिलाएं पढ़ रहे तो इनको पढ़ना है अपन को। तो सावंत सिंह की ये प्रेयसी थी। सावंत सिंह ने इनके सौंदर्य की कल्पना राधा से की थी, राधा के रूप में इनकी सौंदर्य की कल्पना की और चित्र बनवाया, जो ये बनी ठनी का चित्र है। 90% यदि कहीं एग्जाम के अंदर सुंदर महिला का चित्र कहकर पूछा जाए तो उसका उत्तर 90% बनी ठनी होने की संभावना रहता है, क्योंकि राजस्थान की चित्रकला में बनी ठनी का बहुत महत्व है। इसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। ये देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ, राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। और ये राजस्थान की मोनालिसा है ना, ये किसने कहा, मैं यहां लिख देता हूं, एरिक डिक्सन ने कहा। किसने कहा? एरिक डिक्सन ने इसे राजस्थान की मोनालिसा कहा है। वैसे मोनालिसा जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंसी की है, लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है एरिक डिक्सन ने इसे मोनालिसा कहा है। और जो ओरिजिनल मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो रहस्यमय मुस्कान के लिए जानी जाती है। उसकी एक अलग सी मुस्कान है और कुछ अलग सी चीज है उसके लिए, इसलिए इतना इतनी प्रसिद्ध है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 1973 में भारत सरकार ने इस पर डाक टिकट जारी किया, और यदि तारीख की बात करें तो 5/5 यानी 5 मई है। ठीक है, 5 मई 1973 भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है इस बनी ठनी पर। और आप सौंदर्य तो देख ही पा रहे हैं कि कितना सौंदर्य है, और ऐसे मतलब इससे रिलेटेड चित्र बनी ठनी के। अब देखो वेशभूषा थोड़ी सी चेंज करके, और नेट पे आपको बहुत सारे चित्र मिलेंगे, लेकिन जो है बनी ठनी का जो रूप है वो आपको सब चित्रों में यही देखने को मिलेगा। हालांकि कोई किसी ने ड्रेस चेंज करके वगैरह ऐसे दे दिया है,
लेकिन बनी ठनी का रूप यही देखने को मिलेगा किशनगढ़ की चित्रकला शैली के अंदर, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके मेरे ख्याल से अब कोई शंका इसमें बची नहीं है, इसलिए अपन अब चलते हैं आगे। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मतलब जो राजस्थान की सूरवीरता है, शौर्य गाथा है, उससे रिलेटेड चीज अब आपके सामने आ गई है, हाडी रानी। सबसे पहला प्रश्न बनता है, हाडी रानी का मूल नाम क्या था? तो सबसे पहला एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो हाडी रानी का मूल नाम सहल कंवर था। हाडा वंश की पुत्री थी, बूंदी के हाडा वंश की पुत्री थी, इसलिए हाडी रानी कहलाई। ठीक है, अब देखो, इनका विवाह सलूनवर के रावत रतन सिंह से हुआ, रतन सिंह चुंडावत से हुआ। और रतन सिंह उस समय महाराजा राज सिंह के सरदार थे, सरदार यानी सामंत थे। ठीक है, राज सिंह वही औरंगजेब के समकालीन। ठीक है, तो ये राज सिंह के सरदार थे। अब राज सिंह और औरंगजेब के मध्य संघर्ष, बताया ना कल आपको, चारुमती, किशनगढ़ वाली चारुमती के कारण संघर्ष हो गया था इनके बीच में। तो इनके बीच में जो संघर्ष हुआ और औरंगजेब का हमला होता है, आक्रमण होता है, तो औरंगजेब के हमले को रोकने की जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है, राज सिंह इन्हें देते हैं। और इनका नया नया विवाह हुआ था, है ना, इनका नया नया विवाह हुआ था। देखो, नई नई शादी होती है तो गणजना है ना, देशावर घर आवे ब्याह करने, पाचा देशावर जावे कौन, अपार मारवाड़ में और राजस्थान में पाचा देशावर बहुत मुश्किल हो जाए, बस भेजना पड़ेगा, जा रहे कमाई नहीं तो कई कर रही, यूं कर बस मांडे ही भेजे। और यहीं पे मतलब इनके साथ भी ये हुआ कि इनका रानी का जो रूप लावण्य था और इनका नया नया विवाह हुआ था, तो इनकी भी कई युद्ध में वगैरह ऐसे इतना मन नहीं लग रहा था। तो ये युद्ध में जाने से पहले इन्होंने कहा दासी को बुलाकर कि अपने रानी जी के पास जाओ और रानी साहब को कि मन कोई निशानी दे, सेनानी दे। ठीक है, सेनानी भी बोलते हैं, सेनानी हालांकि मेघराज मुकुल की रचना है। ठीक है, तो कि मुझे कोई सेनानी दे यानी निशानी दे। और रानी जी जो मतलब वो समझ गए कि ये निशानी जब मांग रहे हैं या तो इन युद्ध करने जाएंगे तो भी इनका मतलब जीव तो लारे रही, कि रानी जी कह के युद्ध करने जाए तो भी जीव तो लारे लारे रही, निशानी दे कहीं कर रही, निशानी दे कि बटे युद्ध कर रही। तो रानी जी ने कहा कि एक तलवार लाओ, एक चांदी का थाल लाओ, दासी से कहा। और चांदी का थाल वैसे ही वो दासी पकड़ के खड़ी रही, इन्होंने एक तलवार ली और अपनी गर्दन काट दी, सिर जो है सीधा थाली में आ गिरा और वह ले जाकर रतन सिंह जी को दे दिया कि ये आपके लिए निशानी भेजी है। इसे देखकर रतन सिंह के मतलब बाहुबल फड़क फड़क के बाहर आने लगा और बहुत भयंकर तरीके से उन्होंने युद्ध किया। बताते हैं कि इनकी ये बालों से, जटा से इनको गले में पहन कर ही ये युद्ध के लिए निकल पड़े और वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने युद्ध किया। तो ये आपको, और फिर वहां पे मतलब वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि औरंगजेब को रोकने का भार इनको सौंपा गया, रतन सिंह को। और रतन सिंह द्वारा युद्ध में जाने से पूर्व इनसे निशानी मांगी गई और निशानी मांगने पर इन्होंने अपना शीश काटकर दे दिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने आती है वो ये है कि मेघराज मुकुल की एक रचना है सेनानी, जो इन्हीं पर लिखी गई है। और सेनानी का मतलब आपको मैंने बता दिया है, निशानी ही होता है। तो यहाँ पे ये पंक्तियां इनके द्वारा लिखी गई कि चुंडावत मांगी निशानी, शीश काट दियो शतरानी। चुंडावत यानी रतन सिंह चुंडावत ने मांगी निशानी और सिर काट के दे दिया शतरानी ने। शतरानी यानी क्षत्रिय रानी है, ठीक है ना, तो ये शतरानी। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और ये सहल कंवर का ही मैंने आपको बता रखा है, देखो थाली के अंदर सिर है और ये तलवार हाथ में ले रखी, और ये चित्र जो है वो हाडी रानी सहल कंवर का है। तो सबसे पहला प्रश्न ये कभी मत भूलना कि हाडी रानी का नाम क्या है, जैसे रूठी रानी उमा दे, हाडी रानी सहल कंवर। मेन जो ऊपर के प्रश्न आते हैं ना, वो यहां से जरूर आते हैं और आपको यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अपना है अनारा बेगम। ये है ना, ये चीजें आपके बहुत मायने रखती है। जैसे कोई दासी है, कोई रानी है, किसके साथ में किनका, क्योंकि इन्होंने पूरी मतलब राजनीति को प्रभावित किया। कहीं पे शासक बनाने में प्रभावित किया, कहीं पे किसी को निष्कासित करवा दिया। बहुत सारी स्टोरी राजस्थान के इतिहास में बहुत है, खूब है, जितना पढ़ो उतना कम है। तो ये अनारा बेगम जो है ना, वो जोधपुर नरेश गज सिंह जी की प्रेसी थी। और ये गज सिंह जी दल थम्बन के नाम से भी जाने जाते थे, ये ध्यान रखना, इनकी उपाधि थी दल थम्बन। ठीक है, और ये गज सिंह जी की प्रेसी थी। इनके प्रभाव से अनारा बेगम ना इनकी पासवान थी, ये समझ लेना। इनके प्रभाव से बड़े राजकुमार अमर सिंह राठौड़ बड़ा राजकुमार था, उसकी बजाय जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। इसके पीछे एक स्टोरी है साथियों। स्टोरी ये है
कि अनारा बेगम और जसवंत सिंह जी एक बार बैठे थे और ये मतलब छोटे थे ये अपने, जसवंत सिंह नहीं, अनारा बेगम और गज सिंह जी बैठे थे एक बार, जसवंत सिंह छोटे थे तो इनको साथ में बैठे हुए देखते हैं और ये बताते हैं कि जैसे ही जसवंत सिंह अंदर आता है तो दोनों उठ खड़े होते हैं। लेकिन जसवंत सिंह इनका बहुत सम्मान करते थे, इनका सारा कहना मानते थे। लेकिन अमर सिंह जो थे ना, स्वेच्छाचारी थे, आत्म सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करते थे अमर सिंह राठौड़। तो अमर सिंह कहने का मतलब अनारा बेगम का कहना नहीं मानते थे। और ए जसवंत सा है ना, ए छोटा हा अने तो कोई ध्यान पड़तो को नहीं बेटा, मैं कहनो मान लेता के कहीं के मेरे पिताजी खाते रहे तो मेरे मां समान है जो मैं कहनो मान लू, ठीक है। अब एक बार हुआ ये कि अनारा बेगम ने अमर सिंह से कहा कि मेरे वो जूते पड़े हैं वहां पगर की राह क्यों जो ले रहा हो अटे। अमर सिंह जी कहे काली बात की करे, तू मेरे पिताजी दासी है, मैं कोई ए पकड़ की ले रहा हूं कि मैं राजकुमार हूं, आने वाला उत्तराधिकारी हूं मारवाड़ का, और कहे ए काली बता नहीं वे, ए मैं कोई लावण वाला हूं। फिर जसवंत सिंह को कहा कि जसू बना थे जो पकड़ गया मन ले आ जाओ और मन लान दे दो। तो ये वैसे भी सम्मान करते थे तो लाकर दे दी, क्या है कि जूतियां मंगाई लाकर दे दी, और ये लाकर दी तो ये जसवंत सिंह से बहुत प्रसन्न हो गई। तो गज सिंह जी को कहकर उत्तराधिकारी जसवंत सिंह को बना दिया। अमर सिंह जो है जोधपुर छोड़कर चले जाते हैं। अमर सिंह राठौड़ वैसे बहुत प्रभावशाली किरदार है। बताते हैं कि अमर सिंह बाद में शाहजहां की सेवा में चले जाते हैं और ये अमर सिंह की जो कहानियां हैं, ये कठपुतली के जो नाटक होते हैं उसमें मुख्य पात्र अमर सिंह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दें। और इन जसवंत सिंह और अमर सिंह के बीच की और अनारा बेगम की ये स्टोरी थी। शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और इस तरीके से जसवंत सिंह को क्या बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। हाँ देखो अब भारमली ये भी प्रेयसी है, ये रणमल की प्रेयसी है। अब देखो इसका क्या कैरेक्टर है रणमल की प्रेयसी, लेकिन मेवाड़ के रक्षक के रूप में इसने अपनी भूमिका निभाई। कैसे, देखो बताता हूं। सबसे पहले आप ये जान ले कि ये मारवाड़ के राव रणमल की प्रेमिका थी, लेकिन मेवाड़ के रक्षक के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। जब रणमल के मेवाड़ पर प्रभाव बढ़ रहा था, ठीक है, कुंभा के समय जब मेवाड़ पर प्रभाव बढ़ रहा था, तो उस समय इन्होंने क्या किया कि भारमली के द्वारा इनकी रणमल की हत्या करवा दी। अब देखो, कल आपको मैंने एक स्टोरी बताई थी राणा लाखा वाली, राणा लाखा और हंसाबाई वाली। तो फिर जो मेवाड़ के चुंडा थे वो तो वहां से चले गए थे, और पीछे रणमल का प्रभाव, क्योंकि रणमल की बहन थी हंसाबाई, तो रणमल का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर मोकल शासक बना, मोकल को चाचा और मेरा ने मार दिया था। आपसी मतलब अंदर बहुत फूट पड़ती थी, है? उनकी चाचा मेरा की माँ जो थी वो खातिन थी, और एक पेड़ को काटने को लेकर एक ऐसा किस्सा हुआ जो वहीं पे मोकल को मार दिया था। और मोकल के बाद में, अब यदि ये तो हालांकि मुझे तो है ना शासक पूरे ट्रिक से याद है। सिंह को लाख बार मौका मिला, कुंवरा संगा रवि बनकर यूपी आकर जगरा जय, 8 जगह भीम स्वरूप से एफबी पर अकाउंट खोला, इस तरीके से पूरा याद किया हुआ है। तो सिंह को लाख बार मौका मिला, कुंवरा यानी कि कु यानी कुंभा, ऐसे याद है मुझे, लाख बार मौका मिला कुंवरा। देखो लाख यानी लाखा, मौका मिला यानी मोकल, और कुंवरा यानी कि कुंभा, और फिर आगे रायमल आएगा, और इस तरीके से। तो ये मतलब मैंने तो ऐसे सीक्वेंस में याद की हुई है। हालांकि इतनी सारी ट्रिक्स याद करने में बहुत समय जाता है, लेकिन जब याद हो जाती है तो आपके विषय पर बहुत कमांड हो जाती है एक अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखो, अब मोकल की मृत्यु होने के बाद में कुंभा शासक बनता है। कुंभा की दादी कौन हो गई, हंसाबाई। रणमल का प्रभाव वहां रहता ही रहता है, ठीक है ना। अब इस दरमियान जो है चुंडा का जो भाई था उसको रणमल मरवा देते हैं, राघव देव नाम था उनका, ठीक है, वहां पे उनको वो मरवा देते हैं। तब कुंभा जो है वो भयभीत हो जाता है कि रणमल तो कुछ भी कर सकता है शासक बनने के लिए, और मेवाड़ पर संकट एक तरह से महसूस करते हैं। फिर उसके बाद में भारमली को ये समझाते हैं और ये चीज मनाते हैं, तो भारमली के द्वारा रणमल को जहर दिया जाता है बाद में, और रणमल की वहां पे मृत्यु हो जाती है। तो ये मतलब स्टोरी यहाँ पे थी, और जोधा भी वहां होता है, जोधा वहां से भाग जाता है। तो ये है। अब मारवाड़ की भी ट्रिक है मेरे पास। राव सिया है चूरमा जो 7 सोमवार, गंगा मां चंद्रोदय, सूर दल जस जित अभय विमान से। अभय सिंह अभी आएगा आगे, अभय सिंह, विजय सिंह, मान सिंह, इस तरीके से। अभय सिंह भी आज अपन पढ़ने वाले 1730 में खेजड़ली वाला। तो ये चीजें हैं साथियों, कोई आपको डराने के लिए नहीं है, ये है कभी हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे व्यवस्थित तरीके से तब बता दूंगा ये चीज भी, है ना, चिंता ना करें। अब कई विद्यार्थी कहते हैं जैसे ही सुनते सर ये लिखा दो, अभी काम की नहीं है आपके, जब काम की होगी
तब ये चीज भी लिखा। मेरे पास कुछ नहीं रखना है, सब कुछ देना है, ठीक है ना, हस्तांतरित करूंगा सारी की सारी जिम्मेदारियां। तो ये चीज है साथियों। अब चलिए आगे बढ़ते ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। बहुत सारी स्टोरियां देखो साथ में चलती, हो सकता है कहीं कुछ ऐसा रह जाए और आपकी जानकारी में बता देना, उसको फिर संशोधित करवा देंगे। मेरे हिसाब से मैं पूरी एक्यूरेसी के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना दिमाग आपके पास है उतना ही मेरे पास भी है। तो ये चीजें हो सकती है, बताने में अपने कोई भी नहीं जाता है। और ये जो चित्र आप देख रहे हो ये भारमली का है, देखो कितनी सुंदर है भारमली। अक्सर पासवान और प्रेमिका प्रेयसी होती थी, बहुत सुंदर होती थी, है ना, ब्यूटीफुल। देखिए अब अपन पढ़ते हैं श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी जो है साथियों जोधा की पुत्री थी और कुंभा के पुत्र रायमल से इनका विवाह हुआ था, है ना, कुंभा के पुत्र रायमल से। अब देखो इस समय रणमल की हत्या करने के बाद में क्या हुआ, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में हो गए थे संघर्ष के बीज बो दिए थे और एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए थे। तो इस मारवाड़ और मेवाड़ की दुश्मनी को खत्म करने के लिए अवल बावल की संधि करवाई कि जहां तक अवल मतलब जहां तक अवल है वहां तक मेवाड़ है और जहां तक बावल है यानी बावलिया बबूल वहां तक मारवाड़ की सीमा निर्धारित कर दी गई। और इस संधि के तहत जो है यहाँ पे जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह रायमल से कर दिया गया, ठीक है। यह हंसाबाई की प्लानिंग थी पूरी की पूरी। चलिए अब देखो चित्तौड़ में इन्होंने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, श्रृंगार देवी ने करवाया है, ठीक है, श्रृंगार देवी ने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण यहाँ पे करवाया है। और ये चित्र बारमली का है, मैंने आपको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि अपनी अब क्लासें है ना ये थोड़ी सी लंबी हो रही है, लंबी इसलिए क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है, तो ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मिल रही है और मतलब बिल्कुल छांटी हुई चीजें हैं। तो इन्हें अब कई लोग कहते हैं, जैसे विद्यार्थी कहने लग जाए अगर कि सर क्लास बहुत लंबी हो रही है, तो लंबी तो मान के चलो ये 40-45 मिनट की जैसे क्लास आपको मिल रही है ना, ये 2-2.5 घंटे की क्लास है ऐसे देखा जाए तो, लाइव यदि पढ़ाया जाए एक एक चीज पर। लेकिन आपको 45 मिनट मतलब कंप्रेस होकर मिल रही है, आपको इस फाइल को फिर बाद में एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब आ गए हैं अपन आगे, रानी कनकावती। रानी कनकावती का संबंध जयपुर से था और मानसिंह प्रथम की पत्नी थी। अपने पुत्र जगत सिंह, देखो कंफ्यूज मत होना, एक जगत सिंह अपने मेवाड़ पढ़ के आए हैं और एक जगत सिंह ये जो है वो आमेर वाला है, बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे ऐसे, तो ठीक है। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया, तो रानी कनकावती ने बनवाया जो मानसिंह प्रथम की पत्नी थी, ठीक है। अब देखो ये जगत सिंह जो है ना, जो इनके पुत्र, उसे अकबर ने रायजादा की उपाधि दी थी। अकबर द्वारा जगत सिंह को रायजादा की उपाधि दी गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रायजादा की उपाधि दी थी इनको, ठीक है। ये आपको कांगड़ा के युद्ध में इन्होंने विजय हासिल की थी और तब इनको रायजादा की उपाधि दी थी। इंद्रकुंवरी जो है साथियों वो जोधपुर के अजित सिंह की पुत्री है। अब मैंने बताया जसजीत ट्रिक में बताया था अभी, तो जसवंत सिंह और उसके बाद में अजित सिंह, ठीक है। और अजित सिंह की पुत्री है। इनका विवाह मुगल बादशाह फर्रुख सियर से होता है। और ये फर्रुख सियर है ना, ये फर्रुख सियर इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना गया। घृणित कायर, थोड़ा सा सही लिख देते हैं, घृणित कायर के नाम से जाना गया ये फर्रुख सियर। इस फर्रुख सियर से इंद्रकुंवरी का विवाह हुआ, लेकिन जब फर्रुख सियर की मृत्यु हो गई तो देखो विवाह होने पर स्त्रियों का धर्म वैसे बदल जाता है, तो ये भी मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई फर्रुख सियर की, तो उसके बाद में इन्होंने वापस हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था, तो इसलिए वापस पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, इसलिए यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं ठीक है ना। अब पढ़ते हैं रानी नाथावती। रानी नाथावती जो है बूंदी के अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी और इन्होंने इनके जैसा अपन ने पढ़ा रानी नाथावती वैसे ही नाम से रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया, जो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक मानी जाती है। तो रानी जी की बावड़ी का नाम निर्माण रानी नाथावती, और नाथावती जो है वो अन्ना की पत्नी थी। अन्ना कौन? अरे अनिरुद्ध सिंह जी, ठीक है, यही याद रखना, अन्ना नाथा, ठीक है। अन्ना यानी अनिरुद्ध और नाथावती है, नाथा यानी नाथावती। चलिए अबलीमीणी का महल आप पढ़ते होंगे, कई जगह पढ़ा होगा, एसएसटी वाले जानते होंगे, हालांकि दूसरे विद्यार्थी, हमें तो क्या है सबको देखकर चलना पड़ता है कि कई विद्यार्थी जो है
वो अभी उन्होंने शुरुआत की है जीके की, तो उन्हें भी बताना पड़ता है। कई परिपक्व है तो वो हमारी गलतियां पकड़ते हैं, है ना, ये चीजें चलती रहती है। तो अगली मीटिंग जो है ना वो कोटा नरेश मुकुंद सिंह की पासवान थी, और कोटा के अंदर ही मुकुंदरा नाम का गांव बसाकर इसके लिए एक महल बनवाया था। किसने? मुकुंद सिंह जी ने। और ये महल राजस्थान का दूसरा ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का एक छोटा ताजमहल रायमलोद का थड़ा भी है, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा है, राजस्थान का क्या आपने कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह है। बहुत सारे राजस्थान के ताजमहल संबंधित बहुत सारे तथ्य है ना। शेखावाटी का ताजमहल अपने वो क्या है वो एक दूसरा हवा महल, खेतड़ी महल, खेतड़ी महल को भी जाना जाता है, दूसरा हवा महल भी कहते हैं। तो बहुत सारे इतिहास के अंदर बहुत सारे तथ्य हैं। हालांकि आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो बोल दिया, हम लिखे कैसे। मैं महल पढ़ाऊंगा आपको, महल पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें आपको लिखवाऊंगा, चिंता ना करें, सारी चीजें लिखवाऊंगा, नोट्स पूरे बनवाऊंगा आपके। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी बता दिए, सैंपल पीस देख लो और भी के बाद में अपारे वो शोरूम है, अभी शोरूम में आया पूरी शॉपिंग कर लीजिए। और सिस्टम कौन है? अपा तो अटी सैंपल है और अटी शॉपिंग है और अटी सब कुछ है, ठीक है। कहीं भी कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सारी नोट्स लिखूंगा। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब ये जो चित्र आपको दिख रहा है, हालांकि ये मेरा ही चित्र है, लेकिन यहाँ पे जो बताया है मैंने, देखो थोड़ा सा है ना, इसको बड़ा करके आपको मैं बता देता हूं। ये जो है ना साथियों, ये आप जो देख पा रहे हो, ये खेजड़ली का ही चित्र है। और खेजड़ली में पैनोरमा बन रहा है, एक पैनोरमा अमृता देवी बिश्नोई का पैनोरमा बन रहा है। और वहां पे ये सारे 363 जो शहीद है उनके नाम लिखे हुए हैं, जिसमें आप सबसे ऊपर पढ़ पा रहे हैं तो अमृता देवी बिश्नोई, पत्नी रामोजी बिश्नोई, ये मैंने वनस्पति वाले टॉपिक में पढ़ाया भी था। फिर ये देखो रामोजी, आसीबाई जो है रामोजी और अमृता देवी की पुत्री रत्नी, भागु, और ये बाकी जितने 363 पूरे शहीदों के नाम वहां उत्कीर्ण किए हुए हैं। और इसीलिए मैंने फोटो खींचकर उस समय टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, ठीक है ना। तो ये इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए ये जोड़ा है। मैं खुद इस स्थल पर जाके आया हूं और भी आपको इतने चीजें मैं आगे बताने वाला हूं। तो देखो, अमृता देवी बिश्नोई के बारे में अपन को पढ़ना है। अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ी, अब खेजड़ी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ठीक है ना। सम्मी वगैरह इसके नाम है, सन्मी, पेमे, बन्नी, छोकड़ो, बहुत सारे इसके अलग अलग नाम है अलग अलग भाषाओं में। तो खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा परिवार सहित प्राणोत्सर्ग, परिवार सहित क्या 363 व्यक्तियों ने बलिदान किया था, ठीक है ना। 363 व्यक्तियों का बलिदान बहुत बड़ी बात है, जिसमें से पुरुष ज्यादा थे, हालांकि 294 पुरुष थे और 69 महिलाएं थी। तो इस तरीके से 363 लोगों का वहां पे बलिदान है। अब देखो 1730 में उस समय जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। तो अभय सिंह ने मतलब महल के दरवाजों की मरम्मत के लिए लकड़ी काटने के आदेश दिए कि लकड़ी आसपास के जंगलों से काट कर लाई जाए। तो खेजड़ली गांव है, वहां खेजड़ी के वृक्ष बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो है गिरधारी दास भंडारी को ये पूरा दारोमदार यानी कार्यभार दिया गया। तो वो सैनिकों सहित, कौन? गिरधारी दास भंडारी सैनिकों सहित लकड़ी काटने पहुंचते हैं। देखो सूखे वृक्ष नहीं, गीले वृक्ष ही काटने लग गए थे ये। तो वहां पे इन्होंने अपने अमृता देवी ने और इन्होंने विरोध किया कि ये चीज यहाँ पे नहीं चलेगी, आप यहाँ पे वृक्ष नहीं काट सकते। लेकिन इन्होंने जो है इनका कहना नहीं माना और इन्होंने ये अमृता देवी और जितने विष्णु जाति के वहां पर लोग थे, विष्णु संप्रदाय के, हालांकि विष्णु कोई जाति नहीं है, संप्रदाय है, उन्होंने खेजड़ी को पूरी अपने बाहों में लपेट लिया और इनके साथ में, खेजड़ी के साथ में इनको भी वहां पे काट दिया गया। और ऐसे भयानक, बहुत मतलब करुण दृश्य वहां पे देखने को मिला। तो ये देखो अमृता देवी द्वारा विरोध किया जाता है और 363 स्त्री पुरुषों को पेड़ के साथ में काट दिया जाता है। ये मतलब एक तरह का बहुत दब्बा था एक तरह का। यहाँ पे इनके पति रामोजी बिश्नोई और पुत्रियां आशु, भागु, रत्नी। और मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी आपको, याद हो तो, कई जनों को याद होगी, जिसको अपन कहते हैं आभार, ठीक है। आ का मतलब है आशु, आशी कह सकते हो, ठीक है, भागु और रत्नी। तो ये तीनों पुत्रियां थी। कई बार इसका नाम पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत बढ़िया बनेगा। तो आभार, किसका आभार? अमृता देवी बिश्नोई का आभार, जिन्होंने ऐसा बलिदान दिया और इतने लोगों को प्रेरित किया, ठीक है। तो आभार से आपको याद रह जाएगा आशु, भागु, रत्नी। हालांकि आशी नाम लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो आशी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे जो है बोलने में वो आंसू ही आता है हमेशा। तो ये मैं बोल देता हूं, ठीक है। आगे भी आपको ये खेजड़ली के ही मैंने चित्र बताए हैं। अब देखो इसमें ये जो पहले चित्र के बारे में बता देता हूं,
ये जो है अमृता देवी बिश्नोई का समाधि स्थल है, ये इसके ऊपर स्मारक बना रखा है और ओरिजिनल जो समाधि है वो इसके अंदर है। और ये जो अंदर आपको दिख रहा है वह ये चित्र है अंदर वाला, ठीक है ना, जहां पे अमृता देवी बिश्नोई की समाधि थी। और आज भी यहाँ की मिट्टी जो है, देखो आप देख पा रहे हो, बिल्कुल ऐसी कोई पक्का नहीं है, कच्ची मिट्टी है आज भी। और बिश्नोई संप्रदाय के लोग या यहाँ पे जो भी भ्रमण करने जाते हैं वो यहाँ से जो है तिलक लगाते हैं इस मिट्टी का। और अमृता देवी बिश्नोई जो एक माता के रूप में जानी जाती है, और माता मतलब इनको माता के समान सम्मान दिया है, ठीक है ना, लोक देवी नहीं, माता के सम्मान दिया, और इसलिए यहाँ पे इनकी पूजा भी करते हैं। और ये देखो, ये अंदर का चित्र है जो यहाँ पे है, ठीक है, ये बाहर ऊपर स्मारक बना रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। और ये जो है वो पैनोरमा बन रहा है, ये आप देख पा रहे हो 363 लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पैनोरमा बन रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। और ये बहुत, और यहीं पे मैंने आपको जाम्बोजी पढ़ाया था अभी 2-3 दिन पहले, तब मैंने एक सांतरी का फोटो यहाँ पे शेयर किया था, वो सांतरी भी इसी कैंपस के अंदर है, यानी जाम्बोजी का बहुत बड़ा मंदिर है। सांतरी जो होती वो जाम्बोजी के उपदेश स्थल कहलाते हैं सांतरी, ठीक है। तो ये चीज है वो आपको मैंने बता दिया। हालांकि ये जो फोटो है ये मेरे स्टाफ के हैं, मुन्ना लाल जी, राम निवास जी, शिवराम जी और मैं हूं। बहुत सपोर्ट रहता है इनका, आपकी जो क्लासेस आती है उसके लिए इनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। तो ये चीज आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब देखो, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली में पड़ता है, ठीक है। कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को यहाँ पे मेला पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे बड़ा पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई वानिकी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, जो 1994 से प्रारंभ किया गया। संस्था को अलग दिया जाता है और व्यक्तिगत अलग दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें। खेजड़ली में अमृता देवी बिश्नोई का पैनोरमा बन रहा है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। ये पैनोरमा जो बन रहा है उसका फोटो है 363। और ये अभी इससे आगे जो चित्र बताया था मैंने आपको, ये वाला, ये जो चित्र है वो इसी के साथ वाला चित्र है, जो इस पूरी पत्थर से इसका काम हो रहा है। तो ये है साथियों जो आपको बताना आज जरूरी था। और ये अपनी क्लास की आज की अंतिम स्लाइड थी। तो आज अपन ने बहुत सारी महिलाएं पढ़ी है, और इसी के साथ में अपने मध्यकालीन जो महिलाएं हैं, छींक आ रही थी और बंद हो गई, अपनी जो मध्यकालीन महिलाएं हैं वो पूरी हो गई। अब अपन पढ़ेंगे आधुनिक कालीन महिलाएं, जो भी लगभग 2-3 क्लास लगेगी, क्योंकि मैं कोई कमी नहीं रखना चाहता, आपको पूरी ही गुणवत्ता के साथ में पढ़ाना चाहता हूं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। बस अब कमी ये रहेगी कि आप उसको कितना रिवाइज करते हैं, आप उसको कितना समय देते हैं, आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए वास्तव में पाना चाहते हैं तो उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। और ठीक है कि हाँ खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किसी को देख कर रहे हैं या दिखावे के लिए कर रहे हैं तब भी कोई मतलब नहीं है। पढ़ना है तो खुद के मन से, दिल से पढ़ना पड़ेगा, चाहे फिर उसमें चाहे कोई भी पढ़ा रहा है, चाहे गौरव सिंह गाणेराव पढ़ा रहा है, चाहे कोई दूसरा XYZ पढ़ा रहा है, आपको उन सभी के पढ़ाए हुए में अच्छी चीजें नजर आ जाएगी। और जब आपको पढ़ने के उद्देश्य से नहीं देखोगे और सिर्फ ऐसे ही आकलन करने के उद्देश्य से देखोगे तो गौरव सिंह गाणेराव की क्लास में भी कमियां दिखेगी, और चाहे कोई दिग्गज है, कोई भी माना हुआ दिग्गज है, उसकी क्लास में भी आपको कमियां दिखेगी। कमियां अपने नजरिए में होती है, नजरिया अपना होता है ना, उस हिसाब से अपन को पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दिखती है। तो ये देखो अपना अपना समर्पण और अपनी अपनी उस पे है। मैं तो हमेशा ही आपको मोटिवेट करता रहता हूं और इसीलिए आपको बताता भी हूं कि क्या चीज हकीकत होती है। मैं कोई मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करता हूं, मैं सीधा आपको बता रहा हूं कि ये चीजें हकीकत होती है। पढ़ने वालों के साथ ये चीजें होती है और नहीं पढ़ने वालों के साथ ये चीजें होती है। हमें 95% पढ़ने वाले विद्यार्थी मिलते हैं, 5% ऐसे भी मिलते हैं जो सिर्फ मजे लेने आते हैं, ठीक है। क्या कोई गुरुजी बीच में कोई हंसी मजाक कर दी, हंसी मजाक कर रही भाई देखा। और मैं ज्यादातर जो है फोकस इस पे अपने मैटर पे, अपने मैं जो है स्टडी मैटर पे और विद्यार्थियों के समय को ध्यान में रखते हुए इसमें रहता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।